अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर राबिया हेयर। एंड आज का जो हमारा ग्लैंड है वो एड्रीनल ग्लैंड और पेनक्रियाज है। इन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का क्या एक्शन है हमने वो पढ़ना है। सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारे पास इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये अगर इससे निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ ना हो तो डेथ हो सकती है इंडिविजुअल की। अब ये कहाँ पे होता है? ये हर किडनी के 2 इन नंबर होते हैं, तो किडनीज 2 हैं, तो हर किडनी के अपर पोल के ऊपर जो है जो ग्लैंड लगा हुआ होता है उसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इस वजह से हम इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इस ग्लैंड के 2 जो हैं वो मज़ीद पोर्शंस हैं। एक को हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं जो कि इनर पोर्शन है, और ये पूरे ग्लैंड का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी ओनली 20% जो है वो एड्रीनल मेडुला से मिलकर बना हुआ होता है। आउटर पोर्शन जो है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये मैक्सिमम पोर्शन को कवर किए हुए होता है ग्लैंड के, यानी अबाउट 80% ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे कंसिस्ट किया हुआ होता है। नाउ एड्रीनल मेडुला क्योंकि इनर पोर्शन है तो इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं? कैटेकोलामीन्स आती हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। ये हार्मोन्स जो हैं वो एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन जो कि एक मिनरलोकोर्टिकॉइड की एग्जांपल है, और हमारे पास जो है वो कॉर्टिसोल है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की एग्जांपल है। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हम शुरू करते हैं एड्रीनल मेडुला से। एड्रीनल मेडुला क्योंकि जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है उसका सेंट्रल पोर्शन है, और ये एड्रीनल मेडुला जो है इज़ द पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ग्लैंड्स हार्मोनल सिक्रीशन जो है वो एपिनेफ्रीन पे कंसिस्ट किए हुए होती है, विच अफेक्ट्स द रिसेप्टर्स इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई ट्रैक, लीवर, एडिपोज टिश्यूज एंड मसल्स। ठीक है, तो जो एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले ग्लैंड हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, इसमें से 80% जो है वो एपिनेफ्रीन होता है, और ये एपिनेफ्रीन जो है वो बॉडी के मैक्सिमम जो ऑर्गन्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआई ट्रैक है, मसल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, इन पर एक्ट करता है। नाउ एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन दोनों जो हैं वो ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, और प्लाज्मा के ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करते हैं। कैनन्स ने हमें फ़ाइट और फ्लाइट की हाइपोथेसिस दी थी कि किस तरह से बॉडी जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है। उसने कहा था कि हमारे पास अब आप लोगों को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आइडिया है, फ़ाइट और फ्लाइट कंडीशन, कि किस तरह से बॉडी जो है ये फ़ाइट या फ्लाइट सिस्टम जो है वो बॉडी को या तो अलाउ करता है आइदर टू कन्फ्रंट अ डेंजर और टू फ्ली फ्रॉम इट। ठीक है, फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन बॉडी की जो होगी वो उसमें जो है वो हेल्प करेगा। इसी तरह से जब बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा या बॉडी फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होगी, तो एपिनेफ्रीन एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो पूरी बॉडी को जो है वो हेल्प करेंगे टू फेस दैट सिचुएशन। इसके बाद है एपिनेफ्रीन हो या नॉर एपिनेफ्रीन हो, इसको हम एड्रीनालिन या नॉन एड्रीनालिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये अब हार्मोन्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर एक्ट करेंगे, तो ये अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ इन रिसेप्टर्स के स्पेसिफिक साइट पर जाकर ये दोनों इन दोनों में से कोई सा भी हार्मोन जो है वो जाकर बाइंड कर जाएगा, और इस तरह से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये रिसेप्टर्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। ये मेजर क्लासेस आ गई, इनमें से हर एक को फर्दर सब डिवाइड करते हैं इनटू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स।
ये अभी हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 को जो है वो पढ़ लेंगे कि किस तरह से हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन किस रिसेप्टर पे एक्ट किस तरह से करता है। ये डिफरेंट किस्म के जो इंटरेक्शंस हैं बिटवीन द हार्मोन एंड द रिसेप्टर, वो डिफरेंट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं ओवर द टारगेट टिश्यूज़। टारगेट टिश्यूज़ के साथ जब वो बाइंड कर जाएंगे तो डिफरेंट हार्मोन डिफरेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड होने पर डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अभी आपको ये बात जब हम आगे टेबल पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी। एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो सेकंड मैसेंजर के मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। सेकंड मैसेंजर हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ाए थे कि किस तरह से हार्मोन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। 7G कपल्ड प्रोटीन हम पढ़ कर आए थे। उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लगी हुई प्रोटीन को जी प्रोटीन से एक्टिवेट हो जाता है और या तो फिर किसी और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को एक्ट करता है या फिर कैल्शियम चैनल्स किसी भी आयन चैनल को जो है वो ओपन कर देता है। सो द रिस्पॉन्स जनरेटेड इन द टारगेट टिश्यूज डिपेंड्स ऑन द रिसेप्टर टाइप एंड द हार्मोन इन्वॉल्व्ड, कि कौन सा हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ जुड़ा है और किस टाइप के रिसेप्टर के साथ जुड़ा है। रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स आइदर डिपेंड करता है कि उसका रिस्पॉन्स का साइज़ कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है, या इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है। ये रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स के ऊपर कि रेस्पिरेटरी टाइप रिसेप्टर की टाइप क्या है और कौन सा हार्मोन जो है वो आकर अटैच हुआ है रिसेप्टर के साथ। अभी हम टेबल देख लेते हैं। बीटा 1 बीटा 2 हम देखाए थे कि हमारे पास जो फर्दर सब क्लासेस हैं रिसेप्टर्स की क्लास में से अल्फ़ा और बीटा की क्लास में से बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन दोनों के लिए इक्वल इफ़ेक्ट रखता है। और यानी अगर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है तो दोनों के लिए इक्वल जो है वो उसकी टेंडेंसी होगी अटैच होने की। बीटा 1 के साथ जब हार्मोन अटैच होता है या बाइंड करता है तो उस टाइम पर इसकी बाइंडिंग जो है वो रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। अब ये भी अब हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन थी। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेकंड मैसेंजर वाले लेक्चर के अंदर पढ़ कर आए थे कि ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाती है सेल के अंदर। दिस साइक्लिक एएमपी जो है वो क्या करेगी, अब हार्ट रेट बढ़ेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ेगा, लिपोलाइसिस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज बीटा 2 रिसेप्टर। इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है फॉर एपिनेफ्रीन रादर देन दी नॉर एपिनेफ्रीन, और ये भी उसी तरह से एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन करा देता है। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो साइक्लिक एएमपी जो है वो सेल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस तरह से उसका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बीटा 3 में जो है वो हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एपिनेफ्रीन। इसी तरह से ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम पर को एक्टिवेट करेगा। उसकी एक्टिवेशन रिजल्ट्स इन द इंक्रीज साइक्लिक एएमपी इन इंट्रासेलुलर मटेरियल। सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी की क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और इस तरह से लिपोलाइसिस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और रिसेप्टर जो है वो हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है। इसमें हमारे पास एपिनेफ्रीन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर एपिनेफ्रीन, और ये हमारे पास क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है IP3 को थ्रू द फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और इसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। जब कोई सा भी हार्मोन एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन अल्फ़ा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये इनहिबिट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की एक्टिविटी को। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन में से एपिनेफ्रीन जो है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है टू बाइंड विद द अल्फ़ा 2। एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ बाइंड हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग जो है वो इनएक्टिवेट कर देगी एडिनाइलेट साइक्लेज को। इसकी इनएक्टिवेशन के रिजल्ट में साइक्लिक एएमपी जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट होना शुरू हो जाएगी और ये अपोज करेगा एक्शन ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स को।
तो इस तरह से हमें पता चला कि डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर जब डिफरेंट हार्मोन एक्ट करता है तो एक अलग किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। सो लॉस ऑफ बीटा 1 और द गेन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है वो ब्रिंग्स द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द टारगेट सेल इवन ऑन द सेम एपिनेफ्रिन कंसनट्रेशन, कि अगर सेल के पास इक्वल अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रिन पड़ी हुई है तो रिसेप्टर के ऑल्टरेशन की वजह से जो है वो टारगेट सेल के अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो एड्रीनल मेड्यूला जो है वो अब हमें पता चल गया कि एड्रीनल मेड्यूला एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन को जो है वो रिलीज़ करता है और ये सेलुलर एक्टिविटी के अंदर चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं और ये सेकंड मैसेंजर के मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं। अब हम चलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर। एड्रीनल कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन है और ये जो है वो डिफरेंट किस्म के स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। हम इससे निकलने वाले हार्मोन्स को 3 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक क्लास है मिनरलोकोर्टिकॉइड, दूसरी है ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड तीसरी है सेक्स हार्मोन। मिनरलोकोर्टिकॉइड के अंदर अल्डोस्टेरोन वगैरह के डिफरेंट किस्म के मिनरल्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स मेन कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है जो कि ग्लूकोज की सिक्रीशन को ग्लूकोज के रेगुलेशन को कंट्रोल करेगा, उसके लेवल को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद हमारे पास आते हैं सेक्स हार्मोन्स जिसके अंदर एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स वगैरह आते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन है, इसका जो है वो केमिकल कॉमन प्रिकर्सर है, यानी तीनों एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होंगे उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो माइनर सी चेंज होगी, एक ही चीज़ से मिलकर बना हुआ होगा जो कि कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी और इस तरह से उनके अंदर माइनर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आएंगे। बट माइनर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बावजूद हर एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हर हार्मोन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है। नेक्स्ट इज मिनरलोकोर्टिकॉइड। अब हम इनमें से इनकी डिटेल पढ़ेंगे। मिनरलोकोर्टिकॉइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्लाज्मा आपकी बॉडी के अंदर सोडियम के लेवल को जो है वो कंट्रोल करता है। किस तरह से कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। सोडियम की रेगुलेशन करेगा एल्डोस्टेरोन विच इज़ वन ऑफ द मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करेगा और इसी तरह से पोटाशियम की सिक्रीशन में जो है वो हेल्प करेगा एट द किडनी लेवल। इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। सो एल्डोस्टेरोन जो है वो 3 काम करता है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, पोटाशियम की सिक्रीशन कराएगा, किडनी से बाहर बॉडी से निकाल देगा किडनीज के थ्रू, और इसी तरह से हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो जाएगी इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। सो इस तरह से मिनरल्स की रेगुलेशन करते हुए जो एल्डोस्टेरोन है वो ब्लड प्लाज्मा के वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा और इन अदर वर्ड्स ब्लड के प्रेशर को जो है वो मेंटेन करेगा। इसके एल्डोस्टेरोन का जो कंट्रोल है वो 2 तरह की एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रीशन है वो 2 तरह के लेवल्स से जो है ना वो कंट्रोल किया जाता है। एक तो डायरेक्टली प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो है उससे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है कि जैसे ही प्लाज्मा के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो उसी तरह से इंक्रीज़ करेगी एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन। ये इंक्रीज एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो किडनीज पे अफेक्ट करेगी और किडनीज से एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू पोटाशियम आयन को सिक्रीट कर देगी। ठीक है, यानी प्लाज्मा के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, एल्डोस्टेरोन की ये एज अ सेंसर स्टिमुलेट किया जाएगा। ठीक है, उस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स में एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी। ये इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, पोटाशियम को एक्टिवली बॉडी से सिक्रीट करा देगा और इस तरह से प्लाज्मा के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो रिटर्न की जाएगी बैक टू द नॉर्मल। अब आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल हुआ है कि जो उसका स्टिमुलस था इंक्रीज पोटाशियम कंसंट्रेशन, उसके अगेंस्ट उसने काम किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम है
एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन का एक तो था डायरेक्टली बाय द पोटाशियम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, इसके अलावा एक और है जिसमें हमारे पास रेनिन एंजाइम की जो है वो सिक्रीशन होती है। अब किस तरह से होता है कि जब प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो फिर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ये डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर सेंस किया जाएगा किडनीज़ के लेवल पर, या फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ की जाएगी किडनी के लेवल पर। ये क्या करेगी, एक्ट करेगी एज अ स्टिमुलस, और ये जो है इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में किडनी से एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जिसको हम रेनिन बोलते हैं। ये रेनिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, प्लाज्मा के अंदर एंटर हो जाएगा, ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद जब ये ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाएगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंड दिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ठीक है, सबसे पहले ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। मैं दोबारा से बताने लगी हूँ, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा किडनी के लेवल पर। ये डिक्रीज़ इन प्लाज्मा वॉल्यूम सेंस किया जाएगा किडनीज़ के थ्रू, और इसके रिस्पॉन्स में किडनी एक एंजाइम रिलीज़ करेंगे जिसको हम रेनिन बोलते हैं। ये रिलीज्ड एंजाइम जो है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा। ब्लड के अंदर एंटर होने के बाद इस रेनिन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स के अंदर जाकर ACE एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को के रिलीज़ को। ठीक है, यानी ये अब एंजियोटेंसिन 2 जो की सिंथेसिस जो है वो सेंस की जाएगी बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन को जो है वो रिलीज़ करेगा। इस तरह से जो इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देगी, और ब्लड का जो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। द स्टिमुलाई फॉर एल्डोस्टेरोन एंड ADH सिक्रीशन आर also the signals that stimulate the thirst, which is also a necessary process to restore the blood body fluid volume। कि जब आपका एल्डोस्टेरोन हो या ADH की स्टिमुलाई हो, इनके रिस्पॉन्स में जो है वो थर्स्ट भी बढ़ती है, प्यास का एहसास भी बढ़ता है, और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जब आप वाटर इनटेक करते हो तो उसके रिज़ल्ट में बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब लाइट एक्सरसाइज के टाइम पर जब आप इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो देयर इज़ लिटिल और नो चेंज इन द प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अगर आपका हीट लोड बढ़ गया है लाइट एक्सरसाइज के टाइम पर तो फिर क्या होगा कि रेनिन और एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी अप्रोच करती है 50% टू द मैक्सिमम VO2 मैक्स, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन इंक्रीज जो है वो पैरेलल होता है, यानी तीनों जो है वो इक्वल क्वांटिटी के अंदर जो है वो इन्हांस करते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई हुई है कि जब परसेंटेज जो है वो 50% को रीच करती है VO2 मैक्स की, तो उस टाइम पर इन तीनों की जो है वो इंक्रीज जो है वो पैरेलल होती है, तीनों में इक्विवेलेंट बराबर इन्हांस होता है, इंक्रीज होता है हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर। इसके बाद है कि इस तरह से जो है वो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखता है एल्डोस्टेरोन। कौन से दो मैकेनिज़म्स थे या कौन से दो प्रोसीजर्स थे जिनके थ्रू जो है वो एल्डोस्टेरोन काम करता है? एक तो डायरेक्टली पोटाशियम के लेवल को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू जो है ये कंट्रोल किया जाता है, एक रेनिन एंजाइम के थ्रू था कि अगर ब्लड के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है तो किडनी एक एंजाइम को रिलीज़ करता है जिसको रेनिन बोलते हैं, ये ब्लड के अंदर एंटर होता है, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजियोटेंसिन 1। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस एंजियोटेंसिन 2 के रिज़ल्ट में एल्डोस्टेरोन रिलीज़ किया जाता है। ये रिलीज्ड एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो रिटर्न लाया जाता है नॉर्मल पे। इसके साथ साथ ADH भी या एल्डोस्टेरोन भी थर्स्ट के स्टिमुलस को इन्हांस करते हैं।
वाटर इनटेक होगा तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो उस तरह से दोबारा लाया जाएगा। अब एक कंडीशन है कि अगर आपका सस्टेन्ड है इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हुआ है और मुसलसल बढ़ा हुआ है, तो फिर ये जो है स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करेगा। सस्टेन्ड एलिवेशन ब्लड प्रेशर ये ट्रिगर करेगा, यानी ये एक्ट करेगा एज अ स्टिमुलस, और ये स्टिमुलस जो है वो रिलीज़ कराएगा एक फैक्टर को फ्रॉम द कार्डिक मसल्स, कार्डिक हार्ट मसल्स, आर्टीरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है वो क्या करेगा, ब्लड के वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। किस तरह से? कि जो ANP है वो आपकी ANP जो कि कार्डिक मसल से रिलीज़ किया जाता है वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के हाई लेवल के बावजूद जो है वो ब्लड के प्रेशर को ड्रॉप करता है, सोडियम का रिलीज़ कराता है फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और ये जो है किस तरह से ये क्या करता है, कंट्रोल करता है प्लाज्मा के ग्लूकोज लेवल को ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म फास्टिंग एंड द एक्सरसाइज। अब किस तरह से ये करता है, या तो ये प्रमोट कर देगा ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू प्रोटीन को, कि टिश्यू की जो प्रोटीन होगी उसको ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन के ब्रेक डाउन के रिजल्ट में फ्री अमाइनो एसिड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये अमाइनो एसिड जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स के ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज के स्टोर्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी जो है वो खुद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देती है। उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो फिर बॉडी जो है वो प्रोटीन जो टिश्यूज़ की प्रोटीन है उसको तोड़ना शुरू कर देगी, वहाँ से अमाइनो एसिड लेगी और वो अमाइनो एसिड एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगी और उससे न्यू ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे। एक ये मैकेनिज्म हो गया। इसके अलावा जो कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, जो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर फैटी एसिड्स स्टोर होते हैं, उन स्टोर्ड फैटी एसिड को वहाँ से मोबिलाइज करा देता है, वहाँ से तोड़ के फ्री फैटी एसिड्स में ब्लड में भेज देता है। ये फ्री फैटी एसिड्स जो है एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है लीवर एंजाइम्स को, लीवर के वो वाले एंजाइम्स जो कि उन मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने ग्लूकोज की सिंथेसिस करानी होती है। इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स में क्या है कि लीवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि ग्लूकोज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा क्या करता है, ग्लूकोज की एंट्री को ब्लॉक कर देता है टिश्यूज़ के अंदर, यानी इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज टेकन अप किया जाता है बाय द सेल्स। इंसुलिन जो है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होने में फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल इनटू द सेल। अब ये क्या है, कॉर्टिसोल क्या करेगा, इस अपटेक को इनहिबिट करेगा। इस तरह से ग्लूकोज टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएंगे और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल रखी जाएगी। इस सारे मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं एक बार। कोई सा भी जो फैक्टर है, आइदर एक्सरसाइज, बोन ब्रेक, बर्न या स्ट्रेस फैक्टर जो है, ये स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव स्टिमुलस डालेंगे ओवर द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस के ऊपर पॉजिटिव फैक्टर डालेंगे, ठीक है। यानी ये फैक्टर्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड करेंगे कि जी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाए। इन फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस से CRH हार्मोन यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। ये हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, पॉजिटिव
रिस्पॉन्स डालेगा या पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा ओवर द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके रिस्पॉन्स में जो ACTH हार्मोन है वो रिलीज़ किया जाएगा। ये ACTH हार्मोन जो है वो इसी तरह से ब्लड के थ्रू एड्रीनल ग्लैंड तक लेकर जाया जाएगा, और ये एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करके कोर्टिकोसोल हार्मोन जो है उसको रिलीज़ कराएगा, और इस तरह से जो हम पीछे 4 मैकेनिज़म्स पढ़ कर आए थे उन चारों के थ्रू ब्लड का जो वॉल्यूम होगा, ग्लूकोज का जो वॉल्यूम होगा इन द ब्लड उसको मेंटेन करेगा। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है अब वो एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का हार्मोन है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होता है जिसकी अपनी डक्ट सिस्टम होती है, अपनी डक्टल सिस्टम के थ्रू जो है वो अपनी सिक्रीशंस को पोर करता है। ऑन द अदर हैंड एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो ब्लड के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को भेजता है। एक्सोक्राइन में हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे और बाइकार्बोनेट आयंस होंगे जो कि अपनी डक्ट सिस्टम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट किए जाएंगे, और वो GIT डाइजेशन में जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। एंडोक्राइन रोल की अगर आप बात करोगे पेनक्रियाज की, तो जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं सेल्स से जिनको हम आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस बोलते हैं। कौन कौन से हार्मोन को रिलीज़ करता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन को देख लेते हैं। इंसुलिन जो है वो सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। इन लैंगरहैंस में 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। सो जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसका जो बेस्ट नोन फंक्शन है, यानी इंसुलिन अभी भी मैंने बोला, इससे पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ कर आए थे कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज की मूवमेंट कराता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल इनटू द सेल। सो इसके जो इम्पोर्टेंट हार्मोन जो है ये क्या है कि एब्जॉर्प्टिव स्टेट में जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब डाइजेशन हो रही होगी, आपने जो फूड इनटेक किया था उसकी ब्रेक डाउन हो रही होगी, तो फिर उस टाइम पर ब्लड के अंदर उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी है। उस टाइम पे इंसुलिन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एब्जॉर्प्शन के लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड है, तो उस टाइम पर इंसुलिन बॉडी जो है वो इंसुलिन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करेगी ताकि जितना भी ग्लूकोज बना है डाइजेशन के रिजल्ट में उसको जो है वो अपटेक किया जाए और उसको ब्लड के अंदर लेकर आया जाए। सो इंसुलिन ना सिर्फ ग्लूकोज के अपटेक में हेल्प करती है बल्कि जो अमाइनो एसिड्स बने हुए होते हैं उनकी भी एब्जॉर्प्शन कराती है, या इन अदर वर्ड्स जो आपकी एब्जॉर्प्टिव स्टेट है उसमें आपके जितने भी फूड की डाइजेस्टेड पार्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कराकर स्टोर्ड फॉर्म में जो है वो स्टोर करने में हेल्प करती है। इंसुलिन का जो बेस्ट नोन रोल है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द ग्लूकोज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये अभी हम बात पढ़ाए थे कि ये क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक को जो है वो फैसिलिटेट करता है। अगर अपटेक नहीं हो, इंसुलिन नहीं होगा तो अपटेक नहीं होगा, अपटेक नहीं होगा तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, और एक टाइम आएगा कि आपकी जो किडनीज होंगी वो भी अनेबल होंगी टू रिमूव क्या कहते हैं टू स्टोर दैट ग्लूकोज, और इस तरह से यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। कि बॉडी भी अब ग्लूकोज को जो है वो प्रिजर्व नहीं कर सकती, तो वो लॉस होना शुरू हो जाता है बॉडी से। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो इंसुलिन को कम ज़्यादा कर सकती है अकॉर्डिंगली टू द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। प्लाज्मा की अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकती है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशंस जो हैं वो करती हैं। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ कर आए थे। जो ब्लड की ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो एक मेजर सोर्स है इनपुट का, ठीक है, यानी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है, या मेजर इन्फ्लुएंसर जो है इंसुलिन का वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये सेंस स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करेगा। डिक्रीज इन ग्लूकोज कंसंट्रेशन ये सेंस किया जाएगा,
उसके बाद हाइपोथैलेमस से और सारा मैसेज आएगा। पेनक्रियाज जो है वो डिक्रीज़ इन या इंक्रीज़ इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो सेंस की जाएगी। पेनक्रियाज जो है वो अपने बीटा सेल से इंसुलिन को रिलीज़ करेगा और इस तरह से इंक्रीज़ आपकी जब इंसुलिन इंक्रीज़ हो जाएगी तो इंक्रीज इंसुलिन के रिज़ल्ट में मैक्सिमम ग्लूकोज अपटेक हो जाएगा और इस तरह से ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो है वो रिटर्न ले आई जाती है। इसी तरह से सारा रिवर्स हो जाएगा जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो फिर निकलने वाला हार्मोन जो होगा वो ग्लूकागोन होगा और उसका एक्शन यही होगा कि अभी हम आगे पढ़ लेंगे, और उसका एक्शन यही होगा कि उसने ग्लूकोज के लेवल को जो है वो बढ़ाना है। ग्लूकागोन जो है वो भी इसी तरह से हमारे पास पेनक्रियाज से ही सिक्रीट किया जाता है, बट फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है। और ये हमारे पास कब सिक्रीट होता है? ये तब सिक्रीट होता है जब प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। जब प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर पेनक्रियास के अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन रिलीज़ होगा और उसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा कि उसने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। किस किस तरीके से बढ़ा सकता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर कराएगा। लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है। ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म है वो ग्लाइकोजिन है, ठीक है। उस ग्लाइकोजिन को ब्रेक करना शुरू हो जाएगा, वहाँ से ग्लूकोज लेना शुरू करा देगा और इस तरह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इन्हांस कर देगा। एक और प्रोसेस के थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, मैं भी बता कर आई हूँ कि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी, उसके थ्रू जो है वो ग्लूकोज के लेवल को दोबारा रिस्टोर किया जाएगा। इसके साथ साथ मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यूज़, इस तरह से जो है वो ब्लड के लेवल को मेंटेन किया जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो ग्लूकागोन है उसका एक्शन जो है वो ऑपोजिट होता है टू दैट ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन तब रिलीज़ की जाती है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ी होती है, और ग्लूकागोन तब रिलीज़ होता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है, और इन दोनों का एक दूसरे से ऑपोजिट एक्शन है। ग्लूकागोन ये प्लाज्मा के ग्लूकोज कंसंट्रेशन के अलावा एक और फैक्टर से जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है, और वो फैक्टर जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे हम इंसुलिन के अंदर पढ़कर आए थे। अदर हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज इज सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो डेल्टा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो है वो रिलीज़ किया जाता है। ये भी उसी तरह से जैसे इंसुलिन एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर जो है वो रिलीज़ किया जाता है, एग्जैक्टली सोमेटोस्टेटिन भी उसी एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर जो है वो उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है, और ये एक्ट करता है जीआई ट्रैक के ऊपर, ठीक है। उसके जो है वो जीआई ट्रैक की एक्टिविटी को मॉडिफाई करता है, और इस तरह से जो कंट्रोल है और रेट है न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल की एंट्री का इनटू द सर्कुलेशन, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और यानी ये एक्ट करेगा जीआई ट्रैक के ऊपर, जीआई ट्रैक की मोटिलिटी और उसकी एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करेगा, जिस तरह से इंसुलिन करता है। इंसुलिन ओवरऑल बॉडी के ऊपर करेगा, सोमेटोस्टेटिन जीआई ट्रैक के ऊपर करेगा, लेकिन अगेन उसका एक्शन यही है कि पोस्ट एब्जॉर्प्टिव जो आपकी एब्जॉर्प्टिव स्टेट है, खाना खाने के बाद की जो स्टेट है जिसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी है, उसको जो है वो रेगुलेट करेगा। जीआई ट्रैक के अलावा जो सोमेटोस्टेटिन है वो इंसुलिन सिक्रीशन की रेगुलेशन में भी जो है वो हेल्प करता है। ये थे आज के दो ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और एड्रीनल ग्लैंड। जो बात आपको नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।